हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जॉनिस और आप लोग देख रहे हैं मार्गदर्शक अकेडमी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। अब हम कुछ हिस्टोरिकल बारे में से जानेंगे, डीएनए का हिस्ट्री जानेंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे इसके बारे में और सारी जानकारी हमको मिली। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और देख लेते हैं जो पिछली बार छूट गया था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर माइल्डली बेसिक। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो हम बताए थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये क्या होते हैं? माइल्डली बेसिक होते हैं, थोड़ा सा क्षारीय होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन क्षार कहते हैं हम इसको। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर माइल्डली बेसिक, सो इट इज़ नोन एज नाइट्रोजनस बेस। ठीक। दूसरा है फास्फोराइल ग्रुप, यानी फास्फेट ग्रुप जो होता है वो इसको एसिडिक नेचर देता है। डीएनए और आरएनए को एसिडिक नेचर कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। फास्फोराइल ग्रुप की वजह से क्या होता है? ये डीएनए आरएनए एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। डीएनए का अगर कोई चार्ज पूछे तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उसमें एक फास्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, उसमें हर न्यूक्लियोटाइड पे फास्फेट ग्रुप लगा रहता है। ठीक है। अब देखेंगे अगला हम फोर्थ, न्यूक्लियोटाइड्स ऑलवेज पॉलीमराइज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका पॉलीमराइजेशन जो होता है हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होता है। ठीक है। और इसका जो बांड होता है पॉलीमराइज होने में फास्फोडाइएस्टर बांड का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, फास्फोडाइएस्टर बांड का यूज होता है। अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, चारगाफ रूल, जो हर जगह पूछा जाता है कंपटीशन में। नीट में हो गया, एम्स में हो गया, और सारे जो एग्ज़ाम है बीएचयू का हो गया, वहाँ सब पूछा जाता है चारगाफ रूल। ठीक है। तो चारगाफ रूल, एरविन चारगाफ इनका पूरा नाम है चारगाफ का, और इन्होंने कब किया था? 1951 में अपना दिया था कॉन्सेप्ट। क्या क्या बोले थे ये? कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कंपोजिशन वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन होता है, यानी कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें जो शुगर और फास्फेट लगा होता है, इनका स्पीसीज टू स्पीसीज जो होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। हर स्पीसीज में इनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, बट इट इज़ सेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट पार्ट्स में इनका जो वेरिएशन होता है वो सेम ही होता है, वो कोई वेरी नहीं करते हैं, वो सेम कंपोजिशन होता है। जैसे हमारा देख लीजिए, हमारे हाथ में जो डीएनए है, यहाँ पे हाथ की सेल्स में जो डीएनए है वो पैर की सेल्स के डीएनए के सेम ही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। लेकिन हमारा डीएनए अगर किसी और ऑर्गेनिज्म से देखा जाए तो वो उसमें डिफ़र करेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज, बट इट इज़ सेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद उन्होंने और कहा क्या? कि एडेनिन रेसिड्यू जो है, जो एडेनिन रेसिड्यू होता है वो थाइमिन के बराबर होता है। हमेशा एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। अगर एडेनिन 5 है, एडेनिन जो है अगर 5 है तो थाइमिन भी क्या होगा? 5 होगा। अगर ग्वानिन 3 है तो साइटोसिन कितना होगा? हाँ, 3 ही होगा। ठीक है। तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम कहना चाहें तो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। जो प्यूरिन जितना होता है उतना ही पिरिमिडीन मिलेगा हमको। ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो नंबर है वो इक्वल रहेंगे, जितना प्यूरिन मिलेगा उतना ही पिरिमिडीन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद एक और 1953 में 2 और साइंटिस्ट आए, रोजलिन फ्रैंकलिन और विल्किंस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया। इन्होंने क्या किया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि डीएनए इज हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हेलिक्स बनाता है। ठीक है।
फ्रैंकलिन और विल्किंस ने 1953 में बताया कि डीएनए इज हेलिकल स्ट्रक्चर। ये किस बेसिस बताया? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था। ठीक है, इसके बाद दो और वैज्ञानिक आए, विलियम्स और कोहलर। कौन? विलियम्स और कोहलर। इन्होंने बताया कि डीएनए इज ए लॉन्ग फाइबर। डीएनए क्या होता है? एक लंबी तंतु है, लंबा फाइबर है, जो जिसका डायमीटर कितना होता है? 15 to 20 एंगस्ट्राम। जो बाद में चल के पता चल गया कि इसका डायमीटर फिक्स है, 20 एंगस्ट्राम ही होता है। तो विलियम और कोहलर ने बताया कि डीएनए इज ए लॉन्ग फाइबर विथ 15 to 20 एंगस्ट्राम डायमीटर। और इन्होंने किस बेसिस पे इसका स्टडी किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी किया था डीएनए का। इन्होंने डीएनए का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी किया था और बताया क्या? कि डीएनए इज ए लॉन्ग फाइबर विथ 15 to 20 एंगस्ट्राम डायमीटर। तो डीएनए का डायमीटर जो होता है वो बाद में पता चल गया कि 20 एंगस्ट्राम का होता है। अब इन्होंने जो किया था ये सारा वर्क, किसने? चारगाफ, ठीक है, फ्रैंकलिन, विल्किंस, विलियम्स और कोहलर, इन सब के जो थेसिस थे उनके बेसिस पे वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट जो थे, जिनको बाद में डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया डीएनए का, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो इन्हीं लोगों के ऑब्जर्वेशन के को आगे चल के उन्होंने इवॉल्व किया और अपना स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इसके आगे पढ़ने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। और जिनको ज़रूरत है बेसिक से पढ़ने का, वो इस सीरीज़ को शुरुआत से देख सकते हैं, जिसमें हम डीएनए के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए थे कि प्रोटीन जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। वो किस बेसिस पे बताया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं डबल हेलिकल मॉडल पर। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक, जिनको बाद में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने कब किया था? इसका 1953 में। ठीक है, 19 ये सी है, तो 1953 में इन्होंने अपना थीसिस दिया था, डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। इससे पहले हम आपको कहानी बता दें कि 1953 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब फ्रैंकलिन जो थे और विल्किंस है, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने क्या किया था? इन्होंने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया था नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है, शुगर का, फास्फेट का, लेकिन वो खड़ा नहीं कर पा रहे थे उसको। किस बेसिस पे उसको खड़ा करेंगे? ठीक है, तो बाद में एक बार फ्रैंकलिन के लैब में ये सब स्ट्रक्चर रखा हुआ था, तो क्रिक और वाटसन ये दोनों ऐसे लैब में काम कर रहे थे, तो उनको ऑफिस में जाने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हमको चाहिए। फ्रैंकलिन ने बोला ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका हम जो बैकबोन है वही नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो फ्रैंकलिन के ऑफिस से, फ्रैंकलिन के लैब से ये वाटसन और क्रिक ले गए इसको। ठीक है, ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया? अपना स्ट्रक्चर तैयार किया। तो उसके बेसिस पे इनका एडवांटेज मिल गया, वाटसन क्रिक को एडवांटेज मिला क्या? कि जो फ्रैंकलिन हैं, विल्किंस हैं, विलियम्स हैं, कोहलर हैं, इन्होंने जो बताया था थीसिस, उसके बेसिस पे इनको एडवांटेज मिला और इन्होंने आगे अपना बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है
वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। जो डीएनए होता है वो हेलिकल होता है ना, डीएनए इट हैज़ डबल हेलिक्स ना, ठीक है, इसको हम डबल हेलिक्स लिखते हैं। ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। और दोनों हेलिक्स जो होते हैं, दोनों जो धागे होते हैं वो एक ये है मान लीजिए, एक दूसरा ये है, दोनों होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं ना। कैसे होते हैं, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए होता है वो हेलिकल होता है और ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि द हाइड्रोफिलिक बैकबोन, क्या, द हाइड्रोफिलिक बैकबोन डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर वो क्या होता है, और फास्फेट ग्रुप, ये दोनों क्या होते हैं, आउटर साइड की तरफ होते हैं। कौन कौन से, ये पेंटोज शुगर लिख देते हैं इसको, पेंटोज शुगर और फास्फेट, ये कहाँ होते हैं, आउटर साइड में होते हैं। कहाँ होंगे, ये आउटर साइड में देखने को मिलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होते हैं मतलब जल स्नेही होते हैं। ये जहाँ जिस तरफ वाटर रहेगा उस तरफ ये चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया और कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस ये कहाँ होते हैं, इनर साइड में होते हैं। कहाँ होंगे, इनर साइड में होंगे। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं मतलब जलरोधी, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि जो फास्फेट ग्रुप है और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो आउटर साइड में होता है, किसके, हेलिक्स के आउटर साइड में क्या क्या होगा, पेंटोज शुगर, फास्फेट, ये आउटर साइड में होगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, जल्स नहीं होता है। तो बाहर की तरफ वाटर कंटेंट रहेगा तो उसकी तरफ क्या होगा, ये आकर्षित होगा। तो ये कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है कि जो जल रोधी हो, जो जल की तरफ जाना ना चाहे, वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ये इनर साइड में होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि ये हेलिक्स है, अगर यहाँ पे हेलिक्स है, ठीक है, तो इनर साइड में क्या देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे, फास्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा, फिर फास्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा, फास्फेट ग्रुप, शुगर, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी होगा शुगर फास्फेट, ठीक है, शुगर। इस तरह से अंदर की तरफ क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे जो जलरोधी होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, जिसमें प्यूरिन, पिरिमिडीन आता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। और उसके बाद बाहर की तरफ जो हेलिक्स के बाहर की तरफ होगा वो फास्फेट ग्रुप और शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसका स्ट्रक्चर हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। इसके अगर आप लोग फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि प्यूरिन बेस जो होता है वो पिरिमिडीन के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। मान लीजिए ये यहीं पे हम आपको बताते हैं कि ये प्यूरिन वाला, मान लीजिए अगर इस तरफ प्यूरिन है तो अपोजिट साइड हमेशा पिरिमिडीन होगा, ठीक है।
अगर इस तरफ प्यूरिन है और सामने की तरफ क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। मान लीजिए यहाँ पे है एडेनिन, ठीक है, ये प्यूरिन है, तो सामने की तरफ क्या होगा, पिरिमिडीन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो सामने की तरफ क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ पे अगर थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे हमेशा ग्वानिन होगा। इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये प्यूरिन है तो प्यूरिन के सामने हमेशा एंटी पैरेलल साइड में, मतलब दूसरे साइड में क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। अगर इस तरफ पिरिमिडीन है तो सामने की तरफ क्या होगा, प्यूरिन होगा, ठीक है। इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि प्यूरिन एंड pyrimidine are opposed to each other on other helix, ठीक है। मतलब एक हेलिक्स में अगर प्यूरिन है तो सामने वाले में क्या होगा, पिरिमिडीन है, और अगर इस वाले में, पहले वाले में पिरिमिडीन है तो सामने वाले में हमेशा क्या होगा, प्यूरिन ही होगा, ठीक है। अब थर्ड इन्होंने कहा कि प्यूरिन, थर्ड नहीं है, फिफ्थ है, इन्होंने कहा प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ pyrimidine एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब ऐसे ही अपोजिट कर दीजिए इसको। जैसे प्यूरिन हमेशा क्या करेगा, पिरिमिडीन से पेयर करेगा, ठीक है। एडेनिन जो है थाइमिन से करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से करेगा। उसी तरह अगर पिरिमिडीन है सामने तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा, प्यूरिन होना चाहिए। थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन होना चाहिए और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होना चाहिए। इन्होंने और एक चीज़ बताया कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन by pairs with thymine by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके पहले कई बार हम बता चुके हैं कि जो एडेनिन होता है हमेशा क्या करेगा, थाइमिन से पेयर करेगा, और वो भी किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये दोनों आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या उन्होंने बताया, और एक कि ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। इस तरह से इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इनका जो बेस होता है, एडजेसेंट जो होता है वो एक्सिस से सेपरेट करता है, ठीक है। द एडजेसेंट बेस अलोंग द एक्सिस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सिस होता है, ये मान लीजिए एक एक्सिस है, इसको हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये एक एक्सिस है और एक्सिस पे मान लीजिए 2 नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है, इसके बीच की दूरी जो अगर हम देखें तो ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक पूरा हेलिक्स कंप्लीट होने के बाद ये इसकी लेंथ जो होती है वो हो जाती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्योंकि एक पूरे टर्न में इसमें होता क्या है कि 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। कितने बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स।
यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स along the axis is 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो द लेंथ, इसके बाद हम बताते हैं अगला कि 10 बेस पेयर्स, ठीक है, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स के एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे। अगर इस बेसिस पे देखें तो कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा उसका लेंथ? 34 एंगस्ट्रॉम इज द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का एक जो कंप्लीट टर्न होता है उसकी लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद हम एक और बताते हैं इसमें कि द हेलिक्स कर्व 36 डिग्री पर बेस पेयर। ठीक है, पर बेस पेयर, यानी कि एक बेस पेयर के साथ ये कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री टर्न होती है, कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 36 डिग्री का। ठीक है, ये 36 डिग्री का एंगल बनाती है पर बेस पेयर। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो 36 डिग्री एक बेस पेयर बना रही है, तो 10 बेस पेयर्स है तो 36 इंटू 10 इज इक्वल टू 36, 360 हो जाएगा ना, 360 डिग्री ये पूरा टर्न हो जाता है। और 360 डिग्री का मतलब होता है एक कंप्लीट टर्न या फिर एक पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना थीसिस दिया। रोजलैंड फ्रैंकलिन के और विल्किंस के थियरी के आधार पर इन्होंने बताया कि वाटसन क्रिक ने क्या क्या है कि ये डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स है। ठीक है, और दोनों हेलिक्स जो होता है डबल हेलिक्स है, तो दोनों थ्रेड जो होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। अगर एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ठीक है, इसके बाद बताया इन्होंने कि पेंटोज शुगर जो होता है और फास्फेट ये आउटर साइड में होता है, हेलिक्स के आउटर साइड में होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। सॉरी, ठीक है, ये आउटर साइड में होंगे क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो इनर साइड में होंगे। नाइट्रोजनस बेस मतलब प्यूरिन, पिरिमिडीन ना, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, तो जल रोधी होंगे, ये अंदर की तरफ रहेंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर अपोज टू ईच अदर ऑन अदर एक्सिस, मतलब एक दूसरे के आमने सामने क्या करेंगे? दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करेगा और पिरिमिडीन किससे? प्यूरिन से ना। अब इसमें जो प्यूरिन है वो उसमें दो चीज़ हैं, एडेनिन है और ग्वानिन है। पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन है, तो इसमें कौन किससे पेयर करेगा वो भी उन्होंने आगे बताया कि एडेनिन जो होगा वो पेयर करेगा किससे? थाइमिन से, और वो भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, जो एडेनिन है हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा और वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या करेगा?
अटैच रहेगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, दो बेस पेयर हैं, अगर ये एक बेस पेयर ये आप मान लीजिए, एक दूसरा ये, तो दोनों के बीच की जो हम अगर लंबाई देखें, दूरी देखें, डिस्टेंस देखें, तो क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक पूरा कंप्लीट टर्न होने में, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसका पूरा टर्न कंप्लीट होने में इनको 10 बेस पेयर्स का लगता है, ठीक है, 10 बेस पेयर्स की ज़रूरत होती है। तो यानी 10 बेस पेयर्स अगर हम ऐसे ऐड करें 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी है, और 10 बेस पेयर अगर ऐसे हो जाएं तो क्या होगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कंप्लीट टर्न में कितने एंगस्ट्रॉम होगा 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने बताया कि ये जो कंप्लीट टर्न होता है उसमें एक बेस पेयर जब पहुँचता है दूसरे बेस पेयर तक, तो उसमें 36 डिग्री का कर्व होता है, ठीक है, घुमाव उसमें 36 डिग्री का होता है। तो उसमें भी आप 10 बेस पेयर का अगर देख लें तो 36 इंटू 10 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा वाटसन और क्रिक के मॉडल तक। इसके पहले फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो बताया, विलियम्स और कोहलर ने जो बताया, और इसके अलावा हमने चारगाफ रूल पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है चारगाफ रूल, वाटसन क्रिक, और इनका नोबेल प्राइज़ जो मिला था 1953 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वाटसन क्रिक। तो इस बेसिस पे, और हाँ एक चीज़ और, फ्रैंकलिन ने किस बेसिस पे बताया था कि डीएनए हेलिक्स होता है, हेलिकल मॉडल है, हेलिक्स है, वो किस बेसिस बताया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।